अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 के पहले लेक्चर को, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शंस के ऊपर। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक प्लेन डिफरेंट कोन्स के डिफरेंट एरियाज को जब कट करता है तो उससे किस अंदाज के सेक्शंस बनते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे इस लेक्चर के जो सेकंड सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को ड्राइव करने की, उसके सेंटर से लेके उसके किसी एक पॉइंट तक के दरमियान का डिस्टेंस किस तरह से उससे इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो आइए आगाज करते हैं अपने लेक्चर का और चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब। कॉनिक सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम इस लेक्चर के अंदर। ये कॉनिक सेक्शन या कोन एक्चुअली क्या होती है? कॉनिक सेक्शंस को आप सिंपली कॉनिक्स भी बोल सकते हैं। ये कॉनिक सेक्शंस बेसिकली क्या होते हैं कि जब आप एक राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन के साथ कट करते हैं विद डिफरेंट अंदाज के साथ, तो आपके पास वहां से जो बनने वाले सेक्शंस होते हैं वो तमाम सेक्शंस कॉनिक सेक्शंस कहलाते हैं या कॉनिक्स कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा स्टडी करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि बेसिकली कोन क्या होती है। कोन आपके पास ये दो तरह की ये लाइंस हैं। इन लाइंस को हम रूलिंग्स भी बोलते हैं, ये हमारे पास रूलिंग्स कहलाती हैं। इन लाइंस को जब आप इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो दोनों लाइंस हैं ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट होती हैं, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं ये वर्टेक्स कहलाती हैं और ये दोनों लाइंस मिलके एक कोन को बनाती हैं। ये जो एरिया ऊपर इसका बन रहा है आपके पास, इसको आप नैप बोलते हैं। और नैप क्या होता है? द सरफेस जनरेटेड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। आपके पास जो बेसिक एरिया, लेट्स से दैट मैं बात करता हूं नैप्स की, तो जो नैप्स आपके पास होते हैं, नैप्स की डेफिनेशन जो बनती है वो कुछ इस तरह से आपके पास बनती है। द सरफेस जनरेटेड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द सरफेस जनरेटेड, ये एक ऐसी सरफेस है, द सरफेस जनरेटेड जो आपसे जनरेट हो रही है, द सरफेस जनरेटेड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट होती है। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। आप देखिएगा किस तरह से ये सरफेस जनरेट हो रही है और इसको किस तरह से हम इसका नैप बोलते हैं। ये नैप, इसका अपर नैप भी है, लोअर नैप भी है। ये देखें, एक ये लाइन एक ये लाइन, दोनों मिलके इस सरफेस को जनरेट कर रहे हैं और इस जनरेटेड सरफेस को हम नैप बोलते हैं। और नैप्स चूंकि ये दो हैं, एक राइट सर्कुलर कोन के ऊपर वाली साइड पर, एक नीचे वाली साइड पर, इसलिए आपका ये डबल राइट सर्कुलर कोन के नैप्स कहलाते हैं, डबल होने की बिना पे। अब वर्टेक्स क्या है? यहाँ पे वर्टेक्स आप देख रहे हैं, वर्टेक्स बेसिकली क्या होता है? जहां पे ये जो दोनों रूलिंग्स, दोनों लाइंस है, बेसिकली आप कह दें द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूलिंग्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो आपका वर्टेक्स है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूलिंग्स बनता है, तो ये आपके पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाता है। अब इसके बाद देखिएगा, इसका एक एक्सिस होता है। यू बिल्कुल इस लाइन पे आते हुए, अगर आप इसके बिल्कुल इस अंदाज से चलते हुए यहां पे बनाएं, तो ये जो लाइन आती है जो इसके वर्टेक्स में से गुजरती है और बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है इसके ऊपर, तो ये जो लाइन है इसको हम एक्सिस ऑफ द कोन कहते हैं। ये तो कोन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी ताकि आपको पता चल सके कि कोन क्या होती है और कोन से डिफरेंट। चूंकि हमने सेक्शंस को स्टडी करना है तो उन सेक्शंस को स्टडी करने से पहले आपको कोन का आइडिया होना चाहिए था। अब इससे हम चार तरह के सेक्शंस को स्टडी करेंगे। अब वो चार तरह के सेक्शंस क्या क्या हैं, जरा इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इन चार सेक्शंस में एक बात करेंगे सर्कल की, कि सर्कल कैसे बनता है। हम बात करेंगे इसमें एलिप्स की, कि इससे एलिप्स कैसे जनरेट होती है। हम इसमें से देखेंगे कि पैराबोला कैसे बनता है, और हम इसमें से देखेंगे कि हाइपरबोला कैसे बनता है। तो ये चार डिफरेंट शेप्स हैं
जो एक आपके कोन से जनरेट होती हैं और उनको कॉनिक सेक्शंस बोला जाता है। अब ये चारों शेप्स में सबसे पहले अगर हम बात कर लें सर्कल की, तो जो सर्कल आपके पास आना है, इस सर्कल को जब हम देखते हैं तो जरा गौर कीजिएगा कि सर्कल किस तरह से आएगा। सर्कल बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह से आएगा कि जब एक प्लेन, आपका एक प्लेन है, वो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलरली कट करे। परपेंडिकुलरली मींस दैट 90 डिग्री के जाविये पे उसको कट करना चाहिए। परपेंडिकुलरली कट करना है, परपेंडिकुलरली कट करेगा टू द एक्सिस ऑफ द कोन, टू द एक्सिस ऑफ द कोन, एक्सिस ऑफ द कोन, वो कोन के एक्सिस को परपेंडिकुलरली कट करेगा। तो देन यू कैन से दैट द रिजल्टिंग सेक्शन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो वहां से आप जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में ये चीज दिखाता हूं, ये जरा गौर कीजिएगा। आप देखें ये जो प्लेन है ये इसके एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली आके कट कर रहा है। जब इसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है तो इसके अंदर बनने वाला ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन आपका सर्कल कहलाता है। सो लिहाजा यहां से आपने ये बात ऑब्जर्व की कि सर्कल कैसे बनता है। तो आपने ये कहा इफ द कोन इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन देन द सेक्शन इज अ सर्कल। तो उससे बनने वाला जो सेक्शन है वो आपका सर्कल कहलाता है। अब ये सर्कल, पॉइंट सर्कल कैसे बनेगा इस पे बात कर लेते हैं। ये सर्कल, पॉइंट सर्कल कैसे बनेगा, जरा गौर कीजिएगा। अगर ये जो आपका प्लेन है ये एग्जैक्टली इस जगह से क्रॉस कर जाए, इस जगह से यानी कि उसके वर्टेक्स से, तो आप ये कहेंगे कि अगर आपका द इंटरसेक्शन इज जस्ट अ सिंगल पॉइंट, कब ये सिंगल पॉइंट होगा? इफ द प्लेन पासेस थ्रू द वर्टेक्स ए, अगर जो प्लेन है वो वर्टेक्स ए में से पास करे, तो अगर प्लेन वर्टेक्स ए में से पास करेगा तो देन चूंकि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट बनेगा, वो एक से ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनेंगे। तो चूंकि वो एक सिंगल पॉइंट बनेगा, इस बिना पे आप ये बात कहेंगे कि उससे बनने वाला जो आपके पास सेक्शन होगा उसको हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। ये हमारी पॉइंट सर्कल तक बात हो गई। इससे आगे मूव करते हैं और अब हम बात करते हैं इलिप्स की, कि इससे नेक्स्ट सेक्शन जो बनना है वो है इलिप्स, और इलिप्स इससे कैसे जनरेट की जा सकती है जरा इसको देखते हैं। अब ये इलिप्स क्या है और इससे किस तरह से जनरेट होगी, इसको जरा गौर से देखिएगा। इलिप्स, आप देखें जब आपके पास एक प्लेन एक कोन को स्लाइटली जो है कुछ एंगल के साथ कट करे, यहां पे जब इसकी बात हो रही है तो ये प्लेन बिल्कुल आ रहा है 0 डिग्री पे और ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये बात होगी। लेकिन अगर वो विद सम एंगल स्लाइटली टाइटल्ड कर दिया जाए उसको, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बनने वाला जो आपका सेक्शन है उसको हम इलिप्स कहते हैं। तो आप इसको लिखेंगे कि इफ द कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टाइटल्ड, इफ द कटिंग प्लेन, जो आपका कटिंग प्लेन है, इफ द कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड, तो उससे जो आपके पास शेप बनेगी, इफ द कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड and cuts only one nap, main thing is this, and cuts only one nap, and cuts only one nap, और वो सिर्फ उसके एक ही नैप से कट करे, तो रिजल्टिंग जो आपके पास वहां से सेक्शन होगा, देन द रिजल्टिंग सेक्शन इज एन इलिप्स, देन द रिजल्टिंग सेक्शन इज एन इलिप्स, रिजल्टिंग सेक्शन इज एन इलिप्स। तो उससे बनने वाला जो रिजल्टिंग सेक्शन होगा वो आपके पास इलिप्स होगी, इज एन इलिप्स। तो वहां से आप इलिप्स को जनरेट कर सकते हैं।
ये आपके पास दो सेक्शंस की बात हो गई। अब हम तीसरे सेक्शन की जानिब मूव करते हैं और बात करते हैं कि पैराबोला वहां से कैसे जनरेट होगा। ये आपने स्लाइटली टाइटल्ड वाला केस देखा, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये स्लाइटली आपके पास कुछ एंगल से आया, तो इसके दरमियान बनने वाली ये जो शेप थी उसको हम एलिप्स कहते हैं। अब पैराबोला की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं कि यहां से पैराबोला किस तरह से जनरेट किया जाता है। पैराबोला के लिए ये होता है कि आपका जो प्लेन है वो उसके एक नैप को क्रॉस करता हुआ बाहर चला जाए। इफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर of the cone but intersects its one nap only, the curve of the intersection is parabola। आप देखें ये जो प्लेन है, अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो प्लेन है ये आपका, ये देखें ये एक लाइन आ रही है, इसके बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। अगर ये आपका जो प्लेन है वो आपके एक नैप को कट करता हुआ उसके पैरेलल जाए तो उससे जो रिजल्टिंग सेक्शन बनता है उस सेक्शन को हम पैराबोला कहते हैं। तो लिहाजा पैराबोला आपने देखा कि पैराबोला आपके पास क्या आ रहा है, पैराबोला आपने उसको ऑब्जर्व किया कि जब आपका रूलिंग पैरेलल टू द लाइन आपका प्लेन चलता है और उसके एक नैप को क्रॉस करता हुआ बाहर जाता है, तो उस सूरत में बनने वाला जो सेक्शन है उस सेक्शन को हम पैराबोला कहते हैं। और लास्ट जो इसमें सेक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला क्या होगा, हाइपरबोला जो सेक्शन है आपका वो कुछ इस तरह से बनता है कि आपका जो प्लेन है, इफ द कटिंग प्लेन is parallel to the axis of the cone and intersects both of its naps, then the curve of the intersection is a hyperbola। आप देखिएगा जरा, आप इसको ऑब्जर्व करें इस बात को कि ये जो आपके पास सिचुएशन कुछ ये आ रही है कि आपका ये जो प्लेन है, आप देखें बिल्कुल ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल आपके पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन आ रहा है और इसके दो नैप्स को कट कर रहा है, दो नैप्स को। तो एक आप जस्ट लाइक पैराबोला एक इधर बन रहा है, एक जस्ट लाइक पैराबोला आपके पास शेप इधर बन रही है। तो ये जो सिनेरियो आपने यहां पे देखा, इस सिनेरियो को, इस सेक्शन को हम हाइपरबोला कहते हैं। सो ये चार सेक्शंस थे जिसको यहां पे आपने ऑब्जर्व किया और आपने इसको पढ़ा। ये चारों सेक्शंस के ऊपर बड़ा डिटेल से काम किया एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने। ये बात आपको बताता चलूं कि ग्रीक मैथमेटिशियन जो आपके पास थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन, अब ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे ये थे आपके पास अपोलोनियस, इन्होंने और पप्पूज ने, ये दो, मैं अगर इनके नाम आपको लिख के दे देता हूं, ये अपोलोनियस थे और इनके साथ जो थे वो पप्पूज ने, दोनों ने इस पे काफी काम किया। ये दो मैथमेटिशियन जिन्होंने कॉनिक सेक्शन के ऊपर वर्किंग की और आज आप उनके इस कॉनिक सेक्शंस को स्टडी कर रहे हैं और यूक्लिडियन ज्योमेट्री को इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया और इस पे काफी वर्किंग की। इन सेक्शंस में से सबसे पहले जिस सेक्शन को हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं वो सेक्शन हमारे पास जो है वो सेक्शन है जी हमारा पहला सर्कल। सो हम देखने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम इसका आगाज करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये है जी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आपने डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करनी है कि किस तरह से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह से आप वहां से इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं। सो दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जब आप एक सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल को ऑब्जर्व करें, सर्कल को अगर हम देखें तो मैं आपके सामने सर्कल को यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं और फिर उस पर हम बात करते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है। अब सर्कल में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहां पे आपके पास कोई एक पॉइंट है P ऑफ एक्स वाई, ये सेंटर आप अगर ओरिजिन पे रख देते हैं इट्स ओके, और अदरवाइज आप इसको सेंटर को C से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पे रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं यहां पे आपको ये कुछ बातें इसकी बताता चलूं कि दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है कि आपका एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट है जहां से लेके
उस सर्कल के हर पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, और वो जो सेंटर है वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का, उस सर्कल का सेंटर आ गया, और इसको आप उसका रेडियस कहते हैं। ये आपके पास उसका रेडियस आ जाता है। अब इस पे जरा बात करते हैं। आप देखिएगा, लेट्स से दैट अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें तो सर्कल ये होता है द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि डेफिनेशन ये है कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point, which are equidistant from a fixed point। लो जी, सर्कल क्या है? किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर फासले पे आने वाले तमाम पॉइंट्स का एक सेट है, उसको हम सर्कल कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम चलें तो डेफिनेशन ये कहती है कि ये एक फिक्स पॉइंट सी था, इससे लेके इसके जनरल पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स डिस्टेंस है, और उसको हम आर कहते हैं। अब देखें यहां से इसकी इक्वेशन किस तरह से जनरेट होगी। लेट्स से दैट मैं ये कह देता हूं कि जो इसका सेंटर था वो एक एनी पॉइंट विच इज एक्चुअली एच के जनरल पॉइंट रख लेते हैं, कोई एक फिक्स कर देते हैं, और इसके ऊपर पी ऑफ एक्स वाई ये एक पॉइंट है जो मूविंग पॉइंट है, और ये उसके ऊपर मूव कर रहा है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर उसके डिफरेंट पॉइंट्स है, ये देखें ये उसका मूविंग पॉइंट है। तो इसके दरमियान जो हम ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो आपका एग्जैक्टली बनता है आर। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, आप उस डिस्टेंस फॉर्मूले का यहां पे इस्तेमाल कीजिएगा। आप उसको बता दें कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। सो इसके अंदर जब हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया तो हमारे पास कुछ सीन ये आ गया कि ये डिस्टेंस तो हमारा हो गया r, ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू यहां पे बनेगा हमारे पास x माइनस एच स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस y माइनस के स्क्वायर, ये आ गया। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, जब आपने दोनों साइड्स पे इस पे स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर, ये बन जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका जो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी हुई है ये लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अब हम इसकी कुछ जो है स्टडी करते हैं इसको आगे, इसके कुछ पॉइंट्स को लेके। अगर आपका सेंटर जो है, अगर आपका जो सेंटर है ये ओरिजिन पे हो जाए, अगर आपका सेंटर ओरिजिन पे हो जाए, कहने का मतलब ये है कि ये जो एच के आप यहां पे सपोज कर रहे हैं, अगर ये आपका सेंटर ओरिजिन पे आ जाए यानी कि 0 0 पे, देन यू कैन से दैट कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास यहां पे जो रेडियस है वो आपका 0 कर दिया जाए, अगर रेडियस 0 कर दिया जाए, इफ यहां पे r को आप 0 कर दें तो इससे जो बनने वाली इक्वेशन है वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। और ऐसे सर्कल को हम कहते हैं कि ये सर्कल हमारे पास पॉइंट सर्कल कहलाता है। सो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट सर्कल। आफ्टर दैट अगर मैं यहां पे रेडियस को 1 कर दूं तो इससे बनने वाला जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इस सर्कल को हम कहेंगे कि ये आपके पास यूनिट सर्कल है। इस सर्कल को हम कहते हैं ये यूनिट सर्कल है। आगे मूव करते हैं और बात करते हैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं किसी अदर वैल्यू के ऊपर। सो यहां पे जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल की वो देखिएगा,
पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास जो बनती हैं वो होती हैं जी x इज इक्वल्स टू a cos थीटा। आप रेडियस को a भी यूज कर सकते हैं, आप जैसे ऊपर था, और अगर जनरलाइज फॉर्म उसी की वही बतानी है तो आप इसको r cos थीटा और y जो है वो आपके पास r sin थीटा आ जाएगा। सो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल मौजूद है आपके पास। अब हम एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इसी की मदद से एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और हम फाइंड करेंगे उससे इक्वेशन ऑफ सर्कल को। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी पेज नंबर 250 पे। एग्जाम्पल है राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर। ये अब हम मूव कर रहे हैं आगे और बात कर रहे हैं यहां पे एग्जाम्पल 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1, अब ये एग्जाम्पल 1 में जो कि आपके पास पेज नंबर 250 पे मौजूद है, ये एग्जाम्पल में ये कहता है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर। अब सेंटर देखिएगा जो गिवन है वो आपको ये गिवन है HK। अब वो सेंटर आपको ये दिया गया है -3 और 5, ये सेंटर मौजूद है आपके पास। इसके बाद रेडियस जो आपको गिवन किया गया है वो किया गया है 7। तो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, अभी मैंने आपको उसके बारे में आइडिया दिया और बताया। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में आप जानते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो यहां से अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस इंटू -3 और ऊपर उसके आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस y माइनस के आपके पास है 5 और ऊपर उसका स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये बन गया। इसको हम सॉल्व कर देते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ये जो r भी है ये भी हमारे पास यहां पे बता दिया गया, तो r की भी वैल्यू आप पुट कर दें नेक्स्ट स्टेप में। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा y माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। ये गिवन था। लो जी, इसको जब हम प्रोसीड करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और ये आ जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y, और वो जो 49 राइट पे बनेगा उसको भी आप लेफ्ट पे ले आए, -49 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, इससे आप अब बनाइए और देखिए क्या इक्वेशन बनती है। ये बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा और -10y आ जाएगा आपके पास। और इन तीन वैल्यूज को जब आप देखेंगे ये आपके पास 9 और 25 जो है ये दोनों मिलके 34 बन जाती हैं, और 34 में से जब आप 49 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास -15 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। लो जी, ये इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। अब आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हुए करना क्या है कि इसी अंदाज से जब आपको सेंटर और रेडियस दिया जाएगा तो सेंटर और रेडियस को लेके आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करना है और वैल्यूज को रिप्लेस करके वहां से आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आपके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये था आज का लेक्चर जी। तो इस लेक्चर के अंदर आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि हमने किस तरह से एक प्लेन को एक कोन के साथ कनेक्ट करके उसके इंटरसेक्शन से डिफरेंट सेक्शंस बनाए, और इन तमाम सेक्शंस को हम कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। साथ ही साथ हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को ड्राइव किया और उसके डिफरेंट फैक्टर्स को देखा। सो ये आज का लेक्चर था। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो आज के लेक्चर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।